इस छोटे से ब्रेक के बाद तुषार अपने लिए पानी लेकर आ गए हैं। मैंने अपने कप में चाय ढाल ली है और हम इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने उनसे जितना समय मांगा था उससे ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन गलती मेरी नहीं है। गांधी पे बात खत्म हो नहीं सकती। जितना समय मिल जाए उतना समय हम बात कर सकते हैं। तुषार, हम बात कर रहे थे खादी के बारे में। मूर्ति पूजक हैं हिंदुस्तान के लोग। गांधी की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। मूल्यों को भूल गए हैं या छोड़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक ठोस मुद्दे की तरफ आना चाहता हूं। हिंदुस्तान में पिछले कुछ समय से खबरें चल रही है, महीना हो रहा है, कि स्कूल कॉलेज की किताबों से किस तरह गांधी को निकाला जा रहा है। यहां तक निकाल दिया गया कि गोडसे ने गांधी को मारा था। ये जानकारी तक निकाल दी गई है कुछ किताबों से। और भी बहुत सी जानकारियां जो असुविधाजनक हैं हटाई जा रही हैं। मुस्लिमों से, मुगलों से संबंधित कई जानकारियां हटाई जा रही हैं इतिहास की किताबों से। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये सब होना था। ये होना ही था क्योंकि ये उनका एजेंडा है। हमने एक चीज बहुत स्पष्ट तरीके से माननी चाहिए कि उनकी मान्यताओं के साथ जो उनकी निष्ठा है, जो उनकी कट्टरता है, उसमें कभी भी कमी नहीं आती। वो उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और जो उन्होंने ठाना है वो करने के लिए जो भी जरूरी है वो करते हैं। जी। वो वो एक चीज की हमें उनको दाद देनी पड़े, चाहे उसमें इस पूरे मुल्क का कितना भी नुकसान हो। उसकी उसको उनको परवाह नहीं है। कितने भी महंगी कीमत देनी पड़े, उसकी भी उनको परवाह नहीं। जी। तो ये सब तो होना ही था। ये उनका स्टेटेड एजेंडा है। उनको जब मुल्क की रूह बदलनी है तो सिर्फ कपड़े बदलने से तो कोई कुछ नहीं होगा ना। हाँ। उनको हर वो चीज बदलनी पड़ेगी। स्वरूप बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, जी। आदतें बदलनी पड़ेगी, रिएक्शंस बदलनी पड़ेगी। तो उसमें कहीं गांधी को मिटा देंगे, कहीं मुगलों को मिटा देंगे, कहीं किसी और को उनकी रिक्त स्थानों पे उनके मनमाने चहीते लोगों को बिठा देंगे, चाहे वो लायक हो या ना हो। जी। तो ये तो होना ही था। जी। तुषार, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब ये खबरें आई कि किताबों से इस तरह गांधी को हटाया जा रहा है, या इसके पहले जब गोडसे को महिमा मंडित कर रहे हैं, या एक भाजपा की सांसद भोपाल में गांधी को गालियां दे रही है, गोडसे की तारीफ कर रही है, ऐसी जब जब घटनाएं होती हैं, और अब तो इस मुल्क की मेहरबानी से, यहाँ के लोगों की मेहरबानी से जल्दी जल्दी हो रही हैं घटनाएं ऐसी, ऐसे मौकों पर आप परिवार के दूसरे लोगों से बात करते हैं क्या? कौन लोग हैं जिनके बीच आप लोग आपस में इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं? नहीं सुनील जी, ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम कुछ सुनिश्चित चर्चा करें या मिले। जिनके साथ अ, उस वक्त बात हो जाती है उनके साथ जिक्र हो जाता है, जो एक वेवलेंथ के है। ऐसा नहीं है कि हम सब एक समान विचारी है। जी। माफ कीजिएगा, थोड़ी खांसी हो गई है। जी। मैं भी जुल्म कर रहा हूं, आपको बोलने पर मजबूर नहीं नहीं, कर रहा कोई हूं। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी। हमारे अंदर भी मोदी भक्त है, हमारे अंदर भी संघी विचार के वंशज है। तो जी। हम सबकी राय एक दूसरे से मिले ऐसा जरूरी नहीं है। जी। लेकिन ये एक हम एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं कि भाई जो भी कोई कुछ करेगा वो बापू की का विचार करके ही करेगा। तो ऐसा नहीं होता कि भाई अब किसी ने गाली दे दी या किसी ने उनकी प्रतिमा पे गोलियां चला दी तो अब हम क्या करें। हम्म। लेकिन तुषार, आप हम जो में से जिनको भी इसमें कुछ करने लायक लगता है वो हम कर देते ये लेकिन आप जो कह रहे हैं कि परिवार के भीतर भी कुछ लोग संघी विचारधारा के लोग हैं, हो सकते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो परिवार के लोग जो करते हैं वो बापू को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो ये दो बातें एक दूसरे की विरोधाभासी नहीं है? कि हैं। अगर जरूर। बापू को देखते हुए करेंगे तो संघी कैसे हो सकते हैं? नहीं है, जरूर। लेकिन
मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि हर किसी विचारधारा, हर किसी आइडियोलॉजी के सब वो सब्सक्राइबर्स जी। हमारी भी फैमिली में है। ऐसा हाँ। नहीं है कि पूरी फैमिली गांधीवादी है, गांधीवादी आचरण या विचार हम्म। ऐसा नहीं है। ये देखिए, इसमें आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि गांधी विचार हमारे डीएनए में नहीं है। हाँ। गांधी विचार हम अगर समझे तो ही हमारे अंदर है। हाँ। हाँ। सिर्फ नाम हमको पारंपरिक रूप में मिलता हाँ। है। इसका लेकिन मतलब ये नहीं होता कि हम सब उनके जैसे हैं, या हमारे अंदर ऑटोमेटिकली उनके जैसी फितरत आ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक बात बतलाइए तुषार, कि गांधी की विरासत को ढोना कितना भारी पड़ता है। लोग आपसे उम्मीद करते होंगे, अरे गांधी के पड़पोते हैं आप कैसे नॉन वेज खा सकते हैं। या मान लीजिए आप शराब पीते होंगे तो लोग सोच सकते हैं कि अरे आप गांधी के वंशज हो के शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये विरासत को ढोना कितना मुश्किल पड़ता है, कितना भारी पड़ता है। मेरे साथ इतना अच्छा है कि मैं शराब नहीं पीता और सिगरेट नहीं पीता, इसलिए वो अच्छा। तोहमत मेरे ऊपर नहीं लगती। कई हाँ। बार क्योंकि खाने का बहुत शौक है और खाने में कोई परहेज नहीं करता और शौक से खाता हूँ, इसलिए हाँ। कई बार गालियां पड़ती है लोगों हाँ। की। हाँ। पर मैंने अपने आप से ये निर्णय बहुत पहले कर लिया था कि भाई मैं लोगों की आशाओं के मुताबिक जीने वाला नहीं हूँ। हम्म। मैं अपना जीवन अपनी चाह के मुताबिक अपनी शर्तों पे जीऊंगा। हम्म। लोगों को वो राज आए तो भले आए, हम्म। ना आए तो उससे मुझे परवाह नहीं। हम्म। ये। तो मैंने हमेशा ये कहा है, और मैं जो करता हूँ वो सब खुलेआम करता हम्म। हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बहुत दिलचस्प घटना हुई थी जब मैं चुनाव में खड़ा रहा था। हाँ। रमजान का वक्त था ऐसा और ही कोई मुंबई वक्त की था। मुंबई की समाजवादी पार्टी में उस वक्त, क्योंकि जो मुसलमान कांग्रेस से नाराज होकर 92 के बाद जो मुसलमान कांग्रेस से नाराज हुए थे, वो सारे समाजवादी पार्टी में चले गए थे। तो मुसलमानों की संख्या समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा थी। तो रमजान का वक्त था, तो हर रोज कहीं ना कहीं इफ्तार हुआ करता था, और चुनाव का दौर था, इसलिए सारे इफ्तारों में चुनावी प्रक्रिया का असर भी आना शुरू हो गया था। तो प्रेस मौजूद हुआ करती थी, सारे नेता मौजूद हुआ करते थे, और लोगों को पता चला कि मुझे खाने का बहुत शौक है, मुझे कबाब बिरयानी बहुत पसंद है। तो क्योंकि मीडिया मौजूद हुआ करता था, कैमरे रहते थे। तो कैमरा रहते थे, तो उन्होंने एक टीम बना ली। और जब खाना परोसा जाता था, नाश्ता, इफ्तार का नाश्ता परोसा जाता था, तो मुझे नॉनवेज से दूर रखने के लिए कुछ लोग मेरे इर्द गिर्द रहा करते थे और मुझे समझाया करते थे कि भाई ये मीडिया वाले चले जाए, फिर अंदर कमरे में आपके लिए सब इंतजाम है, वहां जाके खाना उनके सामने लो। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि भाई मैं ऐसे चोरी क्यों करूं। हम्म। तो ये ये एक बात है, सब लोगों को लगता है कि भाई अगर ये नॉनवेज खाता है तो ये गाली। मुझे कई बार लोगों ने आके कहा भी है, मेरी प्लेट में चिकन दिखा के कहते हैं ये खाते हो तो तुम गांधी की बात कैसे कर सकते हो। हाँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो मेरे खाने से हम्म। मेरी सोच का क्या रिश्ता हो सकता है। पर मैंने इसकी परवाह नहीं की है। हाँ। मुझे, क्योंकि मुझे जीन्स और टी शर्ट पहनने का शौक है, हाँ। तो कई बार मुझे मीडिया में मेरा नाम उन्होंने द गांधी इन जीन्स अच्छा। करके रखा है। हम्म। क्योंकि मैं हमेशा मोटा तगड़ा रहता था, तो मुझे मोटा गांधी, हेडलाइनों में मोटा गांधी अच्छा। बुलाया गया है। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन क्योंकि मैंने इसकी परवाह नहीं की है, इसलिए मुझे मेरी जो विरासत है वो बोझ रूपी नहीं। हाँ। हाँ, ये एहसास जरूर है कि एक कर्तव्य है, पर मेरी क्षमता अनुसार उस कर्तव्य को मैं निभा, जी। इसलिए वो भी मेरे लिए आसान हो गया। जी।
मैं एक ये आपसे जानना चाहूंगा कि गांधी के और वंशज जो हैं, हम लोग राजमोहन गांधी जी के बारे में पढ़ते आए हैं, लंबे समय से वो सार्वजनिक जीवन में रहे। गोपाल गांधी के बारे में भी हम पढ़ते आए, वो भी सार्वजनिक जीवन में रहे। तारा गांधी जी से मैं साउथ अफ्रीका गया था, तो मैंने उस वक्त वहां उनसे बात करने की, मिलने की कोशिश की थी, लेकिन मैं जोहेन्सबर्ग में था, वो केप टाउन या किसी दूसरे शहर में थी उस वक्त। बहुत पुरानी बात है। तो ईला मुलाकात। गांधी। हाँ। ईला गांधी। इला गांधी, दक्षिण अफ्रीका सॉरी। में ईला हाँ, गांधी थे। इला गांधी जी। तो मैंने उनसे फोन पे बात की थी, मैं मिल नहीं पाया था उनसे, तो हम्म। आपसे ही मेरा परिचय है। तो अभी आप लोग कौन कौन कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, ये एक सामान्य लोगों की जिज्ञासा की बात है, मैं जानना चाहता हूँ। देश में भी हमारा परिवार फैला हुआ है, विदेशों में भी सारे फैले हुए हैं। हाँ। मेरे दादा दादी जो मणिलाल और सुशीला गांधी, हाँ। उनका परिवार दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दोनों बेटियां और उनके बच्चे दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरे पिताजी हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में शादी की, इसलिए मैं और मेरी बहन यहाँ जन्मे और बड़े हुए। अच्छा। अब मेरी बहन अमेरिका रहती है। पिताजी भी 25 साल तक अमेरिका में रहे। अब क्योंकि वो अकेले नहीं रह पाते, इसलिए वो वापस हिंदुस्तान आए हैं। तो राजमोहन गांधी और उनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं। गोपाल गांधी अब चेन्नई में रहते हैं निवृत्त होने के बाद, और उनकी बेटियां एक चेन्नई में रहती है, एक दिल्ली में रहती है। हम्म। अ, कुछ मेरे हरिलाल काका के कुछ वंशज गुजरात में रहते हैं, कुछ महाराष्ट्र में रहते हैं, कुछ अमेरिका और कनाडा में रहते हैं। वैसे सारे फैले हुए हैं, हम पूरी दुनिया में फैले। ऐसा आखिरी फैमिली रीयूनियन याद पड़ता है कि आपको कब हुआ होगा? किसी एक मौके पे अधिक लोग जुटे होंगे एक साथ? सबसे सबसे ज्यादा तादाद में फैमिली के लोग अगर जुड़े मेरी याददाश्त में, तो वो जब गोपाल गांधी की शादी बम्बई में हुई थी, अच्छा। तब मुझे याद है। वो मेरा बचपन था, तब मैं छोटा था, करीब आई थिंक 12-13 साल का रहूंगा मैं। अच्छा। तब बम्बई में पूरा परिवार, ज्यादा से ज्यादा परिवार के सदस्य जमा हुए थे, वो मुझे याद है। उसके बाद राजमोहन गांधी की शादी में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। उसके बाद मुझे लगता है 2008 में जब एक बजाज परिवार के पास बापू की कुछ अस्थियां थी, जो उन्होंने मणि भवन को वापस दी, और हमने तय किया कि बम्बई के समुंदर में उनका विसर्जन कर दिया जाएगा। तो उस विसर्जन के दरमियान मेरी जनरेशन के, मेरी पीढ़ी के जो सारे वंशज हैं, हाँ। उनमें से करीबन 12-14 इकट्ठा हुए थे। वो एक वक्त था, वो एक इंसिडेंट था अभी के वक्त में, जब चारों बेटे के वंशज इकट्ठा आए थे एक साथ। अच्छा। सब नहीं हुए थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हुए थे। उसके बाद कभी भी ऐसा, और पूरे का पूरा सारे सदस्य एक साथ जमा हुए हो, वैसा तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं। ऐसा इतने इतने दूर दूर हो गए हैं सब लोग, बिखरे हुए हैं सब लोग। यानी अभी ऐसा वक्त भी आ गया है कि कुछ मेरे जो पैतृक भाई बहन रहेंगे, या मेरे बाद की पीढ़ी के मेरे भांजे भतीजियां होंगी, उनको मैं कहीं मिल जाऊं तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि वो मेरे रिश्ते, एक या उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो मेरे रिश्ते। एक एक छोटी सी जिज्ञासा और है मेरी, कि आप लोग जितने हैं, गांधी के जितने भी वंशज हैं, जिस भी पीढ़ी के हों, इन्होंने कितनी अलग अलग राष्ट्रीयता के लोगों से शादियां की है, कितने धर्म के लोगों से शादियां की हैं, कितनी जातियों में शादियां हुई है? इसमें कुछ आपको याद है क्या, ऐसे ही ऑफ हैंड बिना नाम के? अ, धर्म के तो अनेक है, मुस्लिम नहीं है। कुछ संजोगवश मुसलमानों से शादी नहीं हुई हमारे अच्छा। हमारे परिवार में। बाकी जाति और धर्म के, कई धर्म और जातियों के लोग हैं हमारे
परिवार में, पर ज्यादातर हिंदू ही है। अच्छा, तो इसके हाँ। पीछे लोगों के माता पिता की सोच रही कि हिंदुओं में ही ज्यादा शादी हो और बच्चों ने मान लिया, क्या वजह रही ऐसी, जबकि इतने नहीं देशों में बिखरे हुए हैं आप लोग? नहीं, जो जहाँ जहाँ अरेंज्ड मैरिजेस हुए तो वो माता पिता ने अपने समाज में से ही ढूंढे, वो जी लाजमी है। जी जहाँ लोगों ने अपनी मर्जी से किए हैं, वहाँ जो दूसरे लोग आए हैं जी। वो दिखाई देते हैं। हम्म। पर उसमें भी ये होता है कि आपके सर्कल्स कौन से। हाँ। अब मेरी शादी, भले वो मेरी बीवी की जाति अलग है, हम्म। लेकिन गुजराती ही है, अच्छा। क्योंकि हमारे मेरे फ्रेंड सर्कल में से थी। तो वो बहुत लाजमी था कि भाई हमारे फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा गुजराती माध्यम के स्कूल में, जी तो सारे गुजरातियों में ही दोस्ती हुई हमारी। जी। तो इस तरह से कोई सुनिश्चित करके ऐसा किया गया, ऐसा अच्छा, कोई संजोग फैसले के अनुसार तहत होता नहीं हो। हुआ है? नहीं, नहीं। ये बात मेरे बहुत ही दिलचस्पी की थी, मेरे मन में हमेशा उठती थी, और आपके अलावा मैं गांधी परिवार में किसी से संपर्क में नहीं हूं, तो आपसे ही पूछ सकता था ये, कि कहाँ हम्म। बसे हैं, किन लोगों के साथ बसे हैं, इनमें धर्म और जाति और नेशनैलिटी कितनी मिली हुई है। तो किसी विदेशी से परिवार में शादी हुई हो ऐसा आपको याद हाँ, नहीं हुई है? हुई है। हुई है। मेरी एक भाभी है, वो अमेरिकन है। दूसरी है वो यूरोपियन है। अच्छा। एक मेरा जो मेरी बहन का पति है वो ईरानियन अमेरिकन है। अच्छा। तो वैसे काफी अलग अलग हैं। अच्छा, अब मैं परिवार के बारे में आपने इतने उदार मन से सारी जानकारी बतलाई, अब मैं फिर लौट के एक सार्वजनिक मुद्दे पे आता हूं। जो आम आदमी पार्टी जो इन दिनों बहुत चर्चा में है, उसने पंजाब में जब उनकी सरकार बनी तो वहां से गांधी की तस्वीरें दीवारों से हटा दी, वहां अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें उन्होंने लगाई। तो आपने भी पढ़ी होगी खबर, ये शायद दिल्ली सरकार में भी ऐसा उन्होंने किया है, पंजाब में भी किया है। क्या लगा आपको इसको देखकर, क्योंकि ये तो संघ परिवार के या भाजपा के सीधे सीधे नहीं है। ये जरूर कहा जाता है कि ये संघ की डिजाइन से बनाए गए हैं, या ये भाजपा की बी टीम है, उनके शामियाने वाले हैं जो उनके लिए माहौल बना के रखते हैं। तो ये तस्वीरें जो हटाई गई उससे क्या लगा आपको? देखिए, मैं तो बहुत खुश हुआ। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये जो मूर्ति और तस्वीर की पूजा करने का जो नाटक हम करते हैं वो नहीं होना चाहिए। ये मैंने हमेशा सोचा है। पर जी एक, अगर मजाकिया तौर पे कहने जाऊं मैं, तो मैं खुश इसलिए भी हूं कि 75 साल के तक सरकारी दफ्तरों के भ्रष्टाचार को अकेला बापू ने सहा है। हाँ। अब बाबा साहेब और भगत सिंह भी गवाह बन जाए तो अच्छा रहेगा, उनको भी वो सहना पड़े थोड़ा तो हमदर्द थोड़ा हो जाएंगे, हमदर्द हो जाएंगे, हमदर्द तकलीफ हो जाए। बांटेंगे वो हाँ, लोग। हाँ। ये आपने कहीं एक ये बात भी कही थी कि नोटों पर से भी गांधी की फोटो हटा देनी हाँ, चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि क्योंकि नोट आज भ्रष्टाचार के सबसे बड़े इंस्ट्रूमेंट हो गए। जी। बहुत खटकता है जब लोग कहते हैं कि एक गांधी दे दो काम हो जाएगा। हाँ। तो अच्छा है कि नोट पर से भी जो एक भ्रष्ट आचरण की एक एक सिंबल बन गई है, भ्रष्टाचार का उसके भी प्रतीक है वो। हाँ, बिल्कुल प्रतीक है भ्रष्टाचार का। तो उस पे से हटा दे तो मुझे तो खुशी है। हम्म। आ, इस बारे में, गांधी की तस्वीरों के बारे में, इसके बारे में, चूंकि राजमोहन गांधी और गोपाल गांधी ये दोनों सरकारों में भी अलग अलग कैपेसिटी में रहे और सार्वजनिक जीवन में भी रहे, इन दोनों से कभी आपकी बात हुई क्या कि उनको क्या लगता है? मैं खास इन दोनों के बारे में ही पूछ रहा हूं, क्योंकि ये सरकारों में रहे हुए लोग हैं। नहीं, मैंने जैसे कहा कि भाई हम जब कुछ करने लगते हैं तो हम आपस में सलाह मशवरा नहीं करते। हम हमेशा जो हमारे मन में होता है वैसे ही करते हैं। तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने मुझे पूछा हो कि तुषार तुमने ये बयान क्यों किया। हम्म।
हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मैंने की हुई चीज की टिका उन्होंने की है। हम्म। पर वो अलग बात है। पर ऐसी हमारे अंदर कोई आदत नहीं है कि मैं जाके उनको पूछूं कि भाई इसमें आप क्या करना चाहेंगे। हाँ। हाँ, बीच मैंने साबरमती आश्रम के लिए जब लड़ाई लड़ने की सोची तो मैंने उनको उनसे ये याचना की थी कि वो मेरे साथ जुड़े। हाँ। और उन्होंने कहा था कि तुम लड़ाई लड़ रहे हो, तुम लड़ो, हमारा हाँ। तुम्हारे साथ हमारा तुम्हें सपोर्ट है। पर हम सबको कूदने की जरूरत नहीं। और मैंने उसको मान लिया। हाँ। और मैंने ठान ली थी कि मैं लड़ूंगा, इसलिए मेरी क्षमता अनुसार मैंने लड़ा। हाँ। अभी भी मैंने लड़ाई छोड़ी नहीं है। हम्म। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की पैरवी कर रहा हूँ। पर जी। ये सुनिश्चित करना है कि कौन सी अपील सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों को अपील करेगी। कन्विंस कन्विंस कर पाएगी। हम्म। क्योंकि जिस तरह हाई कोर्ट ने बहुत आसानी से हमारी अपील ठुकरा दी, हाँ। वैसा मैं आसान नहीं होने देना हाँ। हाँ, बहुत सही बोल रहे हैं आप। लेकिन अभी देश का माहौल जो है वो ये है कि आज के सुप्रीम कोर्ट के कम से कम कुछ जज जो हैं वो सरकार को जरूरत पड़ने पर, न्याय संगत होने पर कटघरे में खड़ा करने से हिचक नहीं रहे हैं। ऐसा बहुत सारे फैसलों को देखकर ये तजुर्बा होता है। साबरमती के मामले में मुझे डर ये लगता है कि कहीं ये सोच ना हो जाए कि भाई अब आश्रम है, एक म्यूजियम ही तो बनना है, हम्म। इसमें क्यों सरकार को हम अपोज करें। बड़ी बड़ी जो बड़ी सवाल है उसमें हम सरकार को अपनी जगह दिखा देंगे, इसमें भले उनको मनमानी करने दो। ऐसा एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, ये मेरा डर मैं वैसे तो इंटरव्यू करने के लिए बैठा हूँ तुषार, लेकिन मैं अपनी निजी राय भी बतला रहा हूँ आपको इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं तो, कि अगर आज की बेंच अगर इस मुद्दे को सिंपेथेटिकली नहीं सुनेगी तो आप मानकर चल सकते हैं कि आने वाली कई बेंच भी इसके लिए इतनी सिंपेथेटिक नहीं रहेंगी। तो अगर इफ यू स्टैंड अ चांस एट ऑल, तो आज ही वो वक्त है, ऐसा मुझको लगता है। आपके वकील ज्यादा हाँ, का। मैं वकीलों से सलाह मशवरा कर रहा हूँ। जी। और अगर कुछ एक सॉलिड अपील हम कर सके जी। तो मैं जरूर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊं। जी। क्योंकि अब उन्होंने डिमोलिशन शुरू कर दिया हाँ। हाँ, एक लेट साबरमती भी के हो इर्द जाएगा, गिर्द। यानी हाँ, इरिवर्सिबल नहीं हो सकती कुछ एक चीजें। हाँ। तो इसलिए भी ये सही वक्त है कि ये अगर। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने बहुत चालाकी से हृदय कुंज और उसके इर्द गिर्द का जो एक सेगमेंट है जिसे अब आश्रम माना जाता है, उसको ही आश्रम मनवा दिया। हाँ। और बापू के वक्त का जो 120 एकड़ का आश्रम था, हाँ। उसको उन्होंने कहा कि ये तो फजूल है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। जो बापू का जो मेमोरियल है, हाँ। वो तो सिर्फ हृदय कुंज और उसके आजू बाजू का 1.5 एकड़ का की हाँ। जमीन है। हाँ। तो 1.5 एकड़ के बाहर वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने एक वो कर दिया कि हम 1.5 एकड़ में बुलडोजर नहीं चलाएंगे, उसके आगे कुछ भी कर लेंगे। जी। जी। पर साबरमती आश्रम जो है, हृदय कुंज तो उसकी आत्मा है, हाँ। हाँ, लेकिन उसका जिस्म पूरा जो 120 एकड़ में फैला हुआ बिल्कुल। था बापू के वक्त का, वो जी। उतना ही महत्वपूर्ण है। जी। जी। मैं और एक। मैंने सरकार जी। के सामने यही दलील, जी। कोर्ट में यही दलील की है हम्म। मैंने हमेशा। जी। मैं अपना एक तजुर्बा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 10-12 वर्ष पहले अमेरिका में कुछ भारतवंशी लोगों ने एक दांडी मार्च 2 ऑर्गेनाइज किया था। जैसे बापू दांडी मार्च में 240 मील चले थे, शायद 25 दिनों में चले थे। तो ये जो लोग थे अमेरिका में बसे हुए भारतवंशी इंडियन डायस्पोरा, उन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया था और दांडी मार्च 2 कहा था इसको, और उन्होंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था थोड़ा, 15 दिनों में 240 मील। तो मैंने जब यहाँ खबर पढ़ी, मैं उस वक्त फिलिस्तीन जाकर लौटा ही था, और उसके तुरंत बाद ये हुआ तो मैं अमेरिका चले गया कि 15 दिन सड़कों पर घूमते हुए मुझको फोटोग्राफी करने मिलेगा। इस उत्सुकता से मैं वहां चले गया। हैरानी मुझको ये थी कि ये कार्यक्रम वहां के लोगों ने
बड़े अच्छे से घोषित किया था इंटरनेट पर चारों तरफ, कितने बजे कहाँ से निकलेंगे, कितने बजे कहाँ रुकेंगे, मीटिंग करेंगे, ये सब था। जब हम शुरू करने को थे, पहले दिन ये दांडी मार्च 2 शुरू करने को थे, तो वहां पर दो जत्थे थे इसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, और खासकर हम्म। गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। उसमें से एक जत्था दलितों का था और एक जत्था सिखों का था। ये दोनों गांधी को जिम्मेदार मान रहे थे, दलित जिम्मेदार मान रहे थे कि गांधी ने हरिजन कहकर हमारे समुदाय का सबसे बड़ा नुकसान किया, हम्म। दलितों का सबसे बड़ा नुकसान किया। और सिख ये मान रहे थे कि विभाजन में, भारत पाकिस्तान के विभाजन में जितनी मौतें हुई हैं सिखों की, उसके लिए गांधी जिम्मेदार थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये तबके पूरे के पूरे गांधी के खिलाफ थे, लेकिन उनके कुछ प्रतिनिधि वहां पे बैनर लेकर, झंडे लेकर, नारे लगाते हुए, हम लोगों के खिलाफ कदम कदम पर करते हुए। और इन 15 दिनों में हम जितनी जगह गए, कई शहरों में हम लोग घूमे, ये लोग हर शहरों में आकर इस दांडी मार्च 2 के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। तो आपका क्या एहसास है कि दलितों का एक तबका, सिखों का एक तबका, इनके मन में गांधी के खिलाफ रंज क्या है? देखिए, दलितों में ये बहुत जितना कैंपेन संघियों ने बापू के द्वेष का किया, उतना ही दलितों में दलित राजनीति ने किया है। उन्होंने अपनी वो दिखाने के लिए बापू को एंटी दलित और एक जातिवादी, जो वर्ण व्यवस्था का के समर्थक के रूप में उनको दिखाया है। और ये कैंपेन किया है कि उन्होंने दलितों का बहुत नुकसान हम्म। किया। ये एक झूठ का कैंपेन वहां भी बहुत सुनियोजित तरीके से किया जाता है। जी। और स्पेशली ये जो डायस्पोरा में है, जो जी। दलित इंटेलेक्चुअल कहे जाते हैं, जी। उनमें ये गांधी घृणा बहुत कूट कूट के भरी गई है। तो जी। इसलिए वो कैंपेन वहां चलाया जा रहा हाँ। है। और सिखों का ये बहुत, मैं उसे वाजबी समझता हूँ, क्योंकि पार्टीशन में जो भुगतना पड़ा वो उनके पूर्वजों ने सबसे ज्यादा नुकसान बहुत हुआ, भुगता। बेदखल नुकसान हुए, उनका जान बहुत गई। ज्यादा। बिल्कुल। तो उनका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसमें भी एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का नतीजा है कि उन्होंने गांधी को विभाजन के लिए जिम्मेदार और दोषी ठहरा दिया। जी। उन्होंने वो जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। जी। और इसलिए ये दो ग्रुप्स में घृणाएं, और स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में वो बहुत सामने उभर के आती है। हाँ। बहुत ही मिलिटेंट लॉबी है दोनों ग्रुप्स में, जी। जो लोग गांधी द्वेष का प्रचार वहां करते हाँ। हैं। यानी। अभी इंग्लैंड में भी हुआ था जब मी टू मूवमेंट चली, और जो रेसिस्ट थे उनकी मूर्तियां अमेरिका में तोड़ी जा रही थी, तो जी। इंग्लैंड में लिस्टर में बापू की प्रतिमा जो लगाई थी उसके जी। खिलाफ वहां एक पिटिशन शुरू किया गया कि ये प्रतिमा हटा दो, ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। जी। और जी। एक सिख और कुछ दलित, जी। उन्होंने ही मिलकर उसको चैंपियन किया। जी। जी। तो ये एक बहुत सुनियोजित एक ग्रुप है जी। जो ये करता है। जी। मैं अब इससे भी एकदम अलग, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, मेरे भी हैं, लोगों ने भी मुझको सजेस्ट किए हैं। एक सवाल ये है कि सरला देवी चौधरानी, गांधी जी की जिंदगी में ये एक महिला थी जिनसे उनका करीबी आत्मीय संबंध था, अंतरंग संबंध था। उनके बारे में अभी एक और किताब आई है हिंदी में, एक लेखिका की लिखी हुई है, लेकिन पहले भी लोगों ने लिखा हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल। आपने पढ़ा हुआ है इस बारे में? बिल्कुल पढ़ा। तो बिल्कुल। आपकी आपकी जानकारी क्या है इस बारे में? लोगों की नहीं, उत्सुकता देखिए, है। जो बापू की उनके प्रति आकर्षण था उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, जी। क्योंकि वो स्पष्ट दर्शाया गया है। जो बापू ने अपने पत्र व्यवहार में भी जी। उसको लिखा है, जो सब कलेक्टेड वर्क्स वगैरह सब जगह पर है। आश्रम के स्मरणों में भी उसका जिक्र जी। बहुत स्पष्ट तरीके से किया है। जी।
इसमें ये समझना बहुत जरूरी था कि जो वो आकर्षण था वो किस चीज का, हाँ शारीरिक आकर्षण था हाँ। या जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी था उसका आकर्षण। हम्म। तो सरला देवी के बारे में अगर आप देखें तो शारीरिक आकर्षण से ज्यादा इंटेलेक्चुअल आकर्षण था। और इसका एक सबूत ये भी है कि जब सी राजगोपालाचारी को बहुत चिंता हो गई थी कि भाई अब शायद बापू ये सब छोड़ छाड़ के उनके प्यार के नशे में सरला देवी के साथ कुछ अनैतिक ना कर बैठे, जी। तो वो साबरमती आश्रम में बा के पास गए हाँ। और उन्होंने बा को कहा था कि बा अपनी अपनी पति को संभालो, गृहस्थी को अपनी संभाल। शादी बचा लो, और अपनी गृहस्थी को बचा लो। हम्म। और तब बा ने उनसे कहा था कि मैं जितना मेरे पति को जानती हूँ इतना आप लोग नहीं जान पाते हैं उनको, हम्म। और इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। हम्म। मैं जानती हूँ कि वो उनसे क्यों आकर्षित हुए हैं, क्यों प्रभावी हुए हैं। हम्म। पर मैं ये भी जानती हूँ कि अपनी बनाई हुई मर्यादाओं से आगे मेरा पति कभी कदम नहीं रखेगा, ये मेरा अच्छा। भरोसा है। अच्छा। और इसलिए मुझे चिंता नहीं है कि वो कुछ अघटित कर देगा करके। हाँ। ये इत्मीनान उस इंसान में था जो बापू से सबसे ज्यादा करीबी, जिसने मोहन नाम के बच्चे को 7 साल की उम्र से जाने, जी जी। और उस बच्चे के की वृद्धि में जो हर एक मकाम पे बदलाव आते गए, उन देखा है। बदलावों को देखा था, सहा था और भुगता और टीन एज से तो भुगता ही था तमाम चीजों था। को। हाँ, बिल्कुल। जी। तो उनको जब वो भरोसा और एतबार था, हम्म। वो ये दर्शाता था कि उनको मालूम था कि हाँ ठीक है, जो मेरे में जो कमी उनको दिखाई देती है, हम्म। जो चीज की कमी उनको महसूस होती है मेरे अंदर, वो उनमें सरला देवी में प्राप्त कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ है नहीं। ये अब आज जब एक। स्त्री पुरुष के रिश्तों का की बात हम करने लगते हैं, हाँ। तो आज की व्याख्याओं के अनुसार उस रिश्ते में हर चीज को हम मानना शुरू कर देते हैं हम्म। कि स्त्री पुरुष का रिश्ता बिना शारीरिक संबंध के नहीं हो सकता, हम्म। शारीरिक आकर्षण होना जरूरी है। हम्म। वो हर हर पहलू से होता है, ये सारी चीज। अब हम्म। वो जमाना था कि जब वहां तब कई ऐसी लक्ष्मण रेखाएं थी जो कोई पार नहीं करता। जी। तो उदार विचार वाले थे, वो उन लक्ष्मण रेखाओं को आगे धकलने की कोशिश जी। करते रहते थे, जी। लेकिन उल्लंघन नहीं करते थे इतने आसानी से जितना आसानी से आज होता है। आज ऐसा समाज हमारा है। और मैं इसकी टीका नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसको सराहना ही कर रहा हूँ कि हमने अब वो लक्ष्मण रेखाओं के बंधनों को बहुत हद तक तोड़ दिया। हम्म। हम्म। पर इसीलिए मुझे लगता है कि उस रिश्ते को समझना जी। बहुत जरूरी है कि, और फिर उस रिश्ते को आज की जो परिभाषा है उसके अंदर उसका समालोचन करना मुझे ठीक नहीं है। जी। मैं आपने बा के ऊपर किताब लिखी है, आपने उनके बारे में बहुत पढ़ा है, आपने उनका लिखा हुआ कहा हुआ सभी तरह की चीजों पे रिसर्च की है। और मैं एक इंटरव्यू आपका सुन रहा था आपसे बात होने के पहले कि किस तरह उन्होंने जैसी भाषा लिखी थी आपने उसको सुधारने के बजाय वैसा ही रखना पसंद किया, कि अगर उनकी भाषा हम्म। में कुछ गलतियां थी तो गलतियां रहें, वो आपने नहीं सुधारा उसको। मैं ये जानना चाह रहा हूं खास इसी एक मुद्दे पे, बस उतना ही समय हमारे आपके पास इस सेशन में है, कि सरला देवी चौधरानी के बारे में बा का क्या कहना था, किसी से कहना रहा हो, किसी से लिखना रहा हो, कुछ रहा था क्या ऐसा? नहीं, उन्होंने कोई टिप्पणी या टीका सरला देवी जी के बारे में नहीं की थी। हम्म। आश्रम में आने जाने वाले हर व्यक्ति के साथ जो उनका रिश्ता होता था वैसा ही रिश्ता
उनका सरला देवी के साथ भी रहा। हाँ सरला देवी का बेटा आश्रम में कई महीनों तक रहा था, तो हाँ उसके साथ माँ के करीबी रिश्ते हुए ही होंगे। पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उनकी उसकी माँ का गुस्सा बाद बेटे पे बेटे पे निकाला हो। हाँ तो ऐसी कोई नोंद कहीं पर भी मिली नहीं है कि माँ ने खास करके सरला देवी के ऊपर कोई कमेंट किया हो या कुछ लिखा हो या उनसे पत्र व्यवहार किया हो कि मेरे पति को छोड़ दो या हाँ ऐसी कोई बात करी। हाँ। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्या तुषार, कि वो बापू के इतने असर में रहती थी? जैसे मैंने पढ़ा उनके आखिरी वक्त के बारे में कि शायद पूना के आगा खां पैलेस में थी और ब्रिटिश डॉक्टर उनको देखने आया और वो एक इंजेक्शन लगाना चाहता था, और बापू ने कहा कि ये तो प्रकृति के खिलाफ है किसी दवाई को शरीर में ऐसे डालना। और बा ने कहा कि जैसा बापू बोलते हैं वैसा कीजिए। और जो मैंने पढ़ा है जिस किताब में, उसके मुताबिक ऐसा बापू के गोद में सिर रखे रखे वो चल बसी। तो वो बापू की सोच से परे कुछ सोच पाती थी या सोचती थी? नहीं, ऐसा वो नहीं। वाकया अलग तरीके से था। अच्छा। वो वाकया, उस वाकये का लिंक जिसके कारण वो सोच आई और बापू ने वो डिसीजन लिया, वो साउथ अफ्रीका में बना था जब बा बहुत बीमार पड़ी थी हाँ और कमजोर इतनी हो गई थी कि तब वहां के डॉक्टरों ने ये सोचा कि इनको अब बीफ सूप पिलाकर ही उनकी शक्ति बढ़ाई जा सकती। हाँ। और एक पारसी डॉक्टर थे जो परिवार के मित्र थे। अच्छा। बापू उस वक्त जोहानिसबर्ग में थे। और बा उस पारसी डॉक्टर की सारवार के अंडर उनके घर पे रह रही थी। तो डॉक्टर ने बापू को फोन पर कहा कि अब बा को बचाना हो तो उसको बीफ सूप पिलाना पड़ेगा। हम्म तो बापू ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करना, मैं वहां आ रहा हूँ हम्म और हम बैठ के बात करेंगे। हम्म। पर बापू दूसरे दिन पहुंचे उसके पहले उस डॉक्टर ने बा को बीफ का सूप पिलाना शुरू कर दिया था, बा को अच्छा। कहे बगैर। हम्म। बा को ये कहकर कि ये वेजिटेबल सूप है कहकर हाँ। उनको पिलाना शुरू कर दिया था। और हम्म जब बापू पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि भाई मैंने तो डॉक्टर हूं इसलिए दवाई के रूप में वो पिलाना शुरू कर दिया है। हम्म तो बापू ने कहा कि ये ठीक नहीं। हम्म तो उन्होंने बा को पूछा हम्म। कि बा, डॉक्टर कहते हैं कि आपको बचाने के लिए आपको बीफ सूप पिलाना पड़ेगा। तो बा बहुत डिस्टर्ब हो गई और उन्होंने हम्म कहा कि हरगिज नहीं, हम्म ऐसा पाप मैं हरगिज नहीं करूंगी, हम्म चाहे मर जाओ। हम्म और उन्होंने बापू को कहा कि मुझे वचन दो हम्म कि मेरी जीवन में कभी भी मैं अगर इतनी बीमार पड़ गई कि मेरी जान चली जाएगी, हम्म। तो जान बचाने के हेतु भी जो चीज मना है वो मुझे अच्छा। देने नहीं दोगे। अच्छा। तो जब ये आगा खान पैलेस में देवदास गांधी ने बापू को अंग्रेज डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करके तुषार, ये कहीं। किसी भी सेकंड सेशन खत्म हो रहा है, मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं इमीडिएटली। तुषार, आपसे ये बातचीत मैं बहुत बेरहम होकर जल्लाद की तरह मतलब परस्त होकर कर रहा हूं, आपका गला साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछते चले जा रहा हूं, बोलने के लिए मजबूर कर रहा हूं। लेकिन ये जो दिलचस्प प्रसंग आप बतला रहे थे दक्षिण अफ्रीका का, और ये बीफ के सूप वाला, मैं उसके बाद आगा खान पैलेस का जिक्र आपने शुरू ही किया था कि जूम के 40 मिनट पूरे हो गए थे। मैं चाहता हूं ये एक प्रसंग आप पूरा कर दें, फिर बाद में आपका गला ठीक होने पे हम बात करेंगे। हाँ, तो माँ ने बापू से ये प्रतिज्ञा करवाई थी कि कभी भी जो चीज धर्म से उनकी जाति के जो सारे वो थे उसके मूल्य हैं। तकाजों के अनुसार जो भ्रष्ट थी वो उनको कभी खिलाई पिलाई नहीं जाएगी, चाहे उनके जान बचाने के लिए भी क्यों ना। जी। उस जमाने में ये हुआ था जब बा को आगा खान पैलेस में निमोनिया हुआ। जी।
तो अंग्रेज डॉक्टर ने ये सलाह दी कि पेनिसिलिन जी के इंजेक्शन से शायद उनको राहत मिल सकती है। जी। और देवदास गांधी ने अंग्रेज सल्तनत को इल्तिजा करके पेनिसिलिन का इंजेक्शन मंगवा दिया। जी। तब बापू ने ये कहा कि पेनिसिलिन एनिमल प्रोडक्ट है अच्छा। वो, और इसलिए बा ने जो व्याख्या की है वेजिटेरियन रहने की, हाँ उसके मुताबिक और मेरे पास से जो प्रण उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लिया था, हाँ। उसके मुताबिक मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। अच्छा। पर उन्होंने देवदास गांधी को यह भी कहा था कि भाई, मैं पति होने के नाते ये रिश्ते आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकता हूँ, पर बेटा होने के नाते अगर तुम्हें तुम्हारी माँ को बचाना है तो तुम्हारे ऊपर वचन का कोई बंधन नहीं है, हाँ। तो तुम तुम्हारी इच्छा अनुसार कर सकते हो। हम्म। लेकिन तब तक बा की हालत इतनी खराब हो चुकी थी, हम्म। उनका दिल उतना कमजोर हो गया था हम्म। कि वो इंजेक्शन दे के भी उनकी उनकी जिंदगी कुछ दिन, कुछ घंटे या कुछ हफ्तों तक बढ़ाई जा सकती थी, पर क्योर नहीं होने वाली। जी। तो आखिर में ये तय किया कि नहीं, अब वो अगर जाती है तो उन्हें जाने देना चाहिए। ये बहुत ही तकलीफ देह प्रसंग है ये। मैंने तो इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में पढ़ा था, तो भी मैं विचलित हुआ था। अब आप उसको अधिक ऑथेंटिक तरीके से बतला रहे हैं तो भी मैं उतना ही विचलित हो रहा हूँ। और मैं इस प्रसंग को बीच में छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए आपके गले को थोड़ी सी तकलीफ और दी। लेकिन मैं आपसे 2 4 5 दिन बाद, जब आपका गला बेहतर हो जाए, मैं फोन पे आपसे बात करके इस इंटरव्यू को जारी रखना चाहूंगा, क्योंकि मेरे न्योते पर 10 20 बहुत अच्छे दोस्तों ने, जिनमें कुछ बड़े सीनियर गांधीवादी लेखक भी हैं, जिन्होंने गांधी को पूरी जिंदगी पढ़ा है, पूरी जिंदगी उन पर लिखा है, ऐसे लोगों ने भी सवाल लिखकर भेजे हैं मुझको। तो अब मेरे ऊपर ये नैतिक बोझ है कि मैं उन सवालों को आपके ऊपर बोझ मैं बना के डालूं। तो हम, आप चाहे तो अभी जितना टाइम हमारे पास है उसमें में कर लीजिए जो करना चाहे, फिर 2 4 दिनों के बाद करेंगे। नहीं, मैं अभी आते जा रहे हैं सवाल, तो मैं उनको थोड़ा ठीक है। सिलसिलेवार ढंग से जमा भी लेता हूं, ताकि ठीक। बिखर बिखर के वो सवाल बार बार सामने ना आए। तो मैं उसको ठीक। थोड़ा जमा लेता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। आपने बड़े उदार मन से इतना समय दिया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं आपका। हम्म। और हम फिर मिलेंगे मैं बहुत जल्दी। मेरी अगली किताब लिख रहा था, तो बीच में ये थोड़ा ब्रेक मुझे मिल गया। चलिए, मैं बहुत इंतजार कर रहा हूं आपकी अगली किताब का। और हम एक दिन समय और चुराएंगे आपकी किताब के बीच में। जरूर। जरूर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मिलते हैं बहुत शुक्रिया। तुषार, फिर जरूर। शुक्रिया। जरूर। शुक्रिया। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया।